नेपाल एक छोटा, शांत लेकिन बेहद महत्वपूर्ण देश, भारत का करीबी पड़ोसी, हिमालय की गोद में बसा, बुद्ध की धरती और हमेशा से ही एक रणनीतिक धुरी रहा है। लेकिन आज वही नेपाल गुस्से और गम में डूबा हुआ है। काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, संसद में बाहर बम फट रहे हैं, छात्र जान गंवा रहे हैं और इन सब की वजह है सोशल मीडिया पर अचानक लगा बैन। सरकार ने एक ही झटके में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स और कई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया। कारण बताया गया कि ये कंपनियां नेपाल के नए रजिस्ट्रेशन नियमों को नहीं मान रही। लेकिन जनता को ये बात हजम नहीं हुई। लोग समझ गए कि ये सिर्फ नियमों का मामला नहीं, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा है। अब जरा सोचिए, आज जब हर युवा की जिंदगी सोशल मीडिया पर टिकी है तो अचानक उससे उसका डिजिटल स्पेस छीन लेना कैसा लगेगा। यही हुआ नेपाल में भी, खासकर जेनजी यानी वो युवा वर्ग जो हर बात, हर राय, हर आंदोलन सोशल मीडिया पर शुरू करता है। वो इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। जैसे ही बैन की खबर आई, वैसे ही छात्र संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। पहले ये विरोध शांतिपूर्ण था, लोग सिर्फ जवाब मांग रहे थे। लेकिन जब सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस से चलाने शुरू कर दिए तो गुस्सा और तेज हो गया। कुछ ही दिनों में काठमांडू जल गया, संसद का घेराव हुआ, सड़कें बंद कर दी गई और सबसे दर्दनाक, कुछ छात्रों की जान भी चली गई। सरकार का तर्क था सोशल मीडिया फेक न्यूज फैला रहा था, समाज में नफरत और अशांति बढ़ रही थी, इसलिए बैन जरूरी था। लेकिन जनता पूछ रही थी, तो क्या इसका जवाब गोली है? इस पूरे घटनाक्रम ने एक और चीज को उजागर कर दिया। नेपाल में राजनीतिक नेतृत्व किस दिशा में जा रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पहले भी विवादों में रहे हैं, लेकिन इस बार मामला सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा। अब इसमें दो वैश्विक ताकतें भी शामिल हो चुकी हैं, अमेरिका और चीन। दरअसल नेपाल का ये सोशल मीडिया बैन एकदम ऐसे समय पर आया जब प्रधानमंत्री ओली चीन के बीजिंग दौरे पर थे। 3 सितंबर 2025 को वो चीन की एक भव्य सैन्य परेड में शामिल हुए और मंच पर उनके साथ खड़े थे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। कैमरे में मुस्कुराहटें थी, हाथ मिलाना था और संदेश साफ था, नेपाल अब चीन के और करीब जा रहा है। लेकिन यही बात अमेरिका को चुभ गई। अमेरिका लंबे समय से नेपाल में अपनी सॉफ्ट पावर बनाए हुए है, चाहे वो यूएस एड की मदद हो या फिर शिक्षक संस्थाएं हो या सोशल मीडिया कंपनियों का प्रभाव। और अचानक उन्हीं अमेरिकी कंपनियों को नेपाल से बाहर कर देना, ये सिर्फ तकनीकी मामला नहीं, ये एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये बैन सिर्फ सुरक्षा या कानून के नाम पर नहीं हुआ, ये चीन को खुश करने वाला कदम था। चीन खुद अपने देश में सोशल मीडिया को बैन करता है, वहां फेसबुक, यूट्यूब या ट्विटर पहले से बैन है और अब नेपाल भी उसी दिशा में चलता दिख रहा है। इस कदम से अमेरिका को दोहरा नुकसान हुआ, एक तो उसकी कंपनियों को निकाला गया और दूसरा चीन के प्रभाव को और मजबूत किया गया। अब सवाल यह है कि अमेरिका चुप बैठेगा। संभावना यही है कि अमेरिका अब नेपाल पर राजनीतिक दबाव बढ़ाएगा। संभव है कि आर्थिक मदद पर रोक लगे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नेपाल की आलोचना हो या कुछ कठोर प्रतिक्रियाएं भी सामने आए। दूसरी तरफ चीन इस मौके पर भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेगा। वो नेपाल में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा, निवेश बढ़ाएगा और राजनीतिक समर्थन के जरिए ओली सरकार को मजबूत करेगा। लेकिन इसका नुकसान कौन झेल रहा है? नेपाल की जनता अब खुद को दो पार्टों के बीच पिस्ता महसूस कर रही है। जी हाँ, एक तरफ सरकार की सेंसरशिप, दूसरी तरफ चीन अमेरिका की जंग। छात्रों को मार दिया गया, आवाज दबा दी गई और अब डिजिटल स्पेस भी छीन लिया गया है। क्या यही लोकतंत्र है? विपक्ष ने ओली सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया बैन सिर्फ पहला कदम है, जल्द ही मीडिया, पत्रकारिता और शिक्षा पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। नेपाल की राजनीति में अब एक नई बहस छिड़ गई है।
क्या नेपाल अब अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चल रहा है या फिर वो चीन की कठपुतली बन गया है? नेपाल की जनता इस सवाल से जूझ रही है कि क्या उनका देश अब सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल मोहरा बन रहा है? क्या अमेरिका चीन की लड़ाई में उनका लोकतंत्र, उनका भविष्य दांव पर लग गया है? सोशल मीडिया बैन ने एक और गंभीर मुद्दा खड़ा कर दिया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल। जब सरकार खुद ये तय करने लगे कि कौन सी खबर सही है, कौन सी नहीं, तब लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, वो एक चेतावनी है उन सभी देशों के लिए जहां लोकतंत्र धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, जहां सरकारें जनता की आवाज से डरने लगी हैं। और सबसे बड़ा खतरा ये है, अगर नेपाल में अस्थिरता बढ़ी तो इसका असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत के लिए ये बेहद संवेदनशील मामला है। नेपाल के साथ खुली सीमाएं, सांस्कृतिक रिश्ते और रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं। अगर चीन नेपाल में पूरी तरह घुस गया तो भारत की सीमाएं और सुरक्षा सीधा प्रभावित हो सकती है। इसलिए ये सिर्फ नेपाल का मुद्दा नहीं है, ये एक साउथ एशियन क्राइसिस बन चुका है। जी हाँ, अगर समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो नेपाल, ताइवान, यूक्रेन या हांगकांग की तरह एक नया अंतर्राष्ट्रीय फ्लैश पॉइंट बन सकता है। तो सवाल अब ये उठता है कि नेपाल की जनता कब तक चुप रहेगी? क्या सोशल मीडिया बैन को वापस लिया जाएगा? क्या चीन और अमेरिका की इस रस्साकशी में नेपाल बाहर निकल पाएगा या फिर ये देश एक और कंट्रोल्ड स्टेट बन जाएगा? जी हाँ, जहां जनता बोलेगी नहीं, सिर्फ मानेगी। अब फैसला नेपाल की जनता को लेना है और साथ ही पूरी दुनिया को इस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि अगर नेपाल में आग लगी तो उसकी लपटें दूर दूर तक जाएंगी। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या नेपाल ने चीन का साथ देकर अमेरिका को चुनौती दी है? क्या सोशल मीडिया बैन अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है या सुरक्षा के लिए जरूरी कदम? और सबसे अहम, क्या इस पूरे घटनाक्रम से दक्षिण एशिया का भविष्य बदल सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।